101.1 FM पर मैं हूं भानु पुरोहित। आज हमारे साथ है मुलाकात में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मुख्य शाखा जोधपुर के सहायक महाप्रबंधक विभाष चंद्र झा। सर, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। कैसे हैं सर आप? अच्छे हैं। आपका जोधपुर अच्छा लग रहा है जी। जोधपुर कब आया आप? जोधपुर में 27 मई को आया, इसी वर्ष। पिछले साल नहीं, 27 मई 2021 में ही आए। जी जी। जहाँ सर कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं बिहार का हूँ। बिहार में एक पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट है। जी जी। वहाँ एक छोटा सा गांव है बसंतपुर नाम का। बसंतपुर? हाँ, वो 1000 पॉपुलेशन है उस गांव का। जी। वहीं हमारा जन्म है। हमारे पिताजी किसान हैं, लेकिन उनकी इच्छा थी सारे बच्चे पढ़ें, तो बड़े भाई साहब MBBS MD हैं। अरे वाह। और मैं AGM हूँ। मेरा छोटा भाई भी स्टेट बैंक में उदयपुर में AGM है। जी। मतलब पूर्णिया का नाम तो अक्सर हमने सुना, लेकिन उसमें भी बसंत का नाम हमने पहले बसंतपुर का। जी। तो वहाँ तो हरियाली रहती होगी, बसंत जैसा माहौल रहता होगा। बिल्कुल। ऐसे भी बिहार तो पानी से भरा हुआ है। जी जी। तो आपको हमेशा पानी मिलेगा, वृक्ष मिलेगा, हरा भरा माहौल मिलेगा, और लोग भी पानीदार मिलेंगे। लोग भी पानीदार मिलेंगे, है ना। जी। अतिथि देवो भव हमारे भारतीय संस्कृति का हिस्सा है। बिल्कुल। उसमें उसका भी बहुत बड़ा योगदान है। तो जरा अपने बचपन के बारे में बताइए ना। पढ़ाई लिखाई, स्कूल कहाँ था, घर से दूर था? जब पूर्णिया से बसंतपुर और किसी गांव का नाम सुनते हैं तो बच्चे बैग लेकर भागते हुए दिखाई देते हैं, ऐसा सीन दिखता है। बिल्कुल। वो छोटा सा गांव है ना। फूस का घर था, वो बांस के, है ना, बांस के और घास से जो बने स्कूल होते हैं, उसमें हमारी पढ़ाई होती थी। और हम लोग चट्टी लेके जाते थे और वो बिछा के उस पे बैठते थे। जी। 5वीं तक की पढ़ाई वहां होती थी। अच्छा। फिर वहां से हर बच्चे को वहां से 5 किलोमीटर या 7 किलोमीटर या 13 किलोमीटर दूर जो कोई स्कूल होता था, वहां बोर्डिंग का कल्चर था। अच्छा। तो हम लोगों को पिताजी ने बोर्डिंग में भर्ती कर दिया था। जी। फिर 6ठी से लेके 8वीं तक हम एक रुपौली नाम का जगह है ना, जो थाना है, पुलिस स्टेशन है, सब डिवीजन है, वहां पे हम हॉस्टल में रह के पढ़ाई किए। वहां पे बेंच मिल जाता था, वहां पे बेंच डेस्क था। जी जी। वहां चट्टी से मुक्ति मिल गई थी। हाँ। लेकिन 3 साल की पढ़ाई वहां हुई। वहां भी 8वीं तक की पढ़ाई थी। जब पहले गांव में पढ़े 5वीं तक, फिर 6ठी से 8वीं रुपौली में पढ़े। और फिर वहां से 9वीं 10वीं हमारे गांव से 5 किलोमीटर दूर जो है एक पोठिया नाम का जगह है, उच्च विद्यालय पोठिया। जी। वहां पे 9वीं 10वीं की पढ़ाई की। तो चूंकि किसान के बच्चे हैं तो बहुत धन तो किसान के पास होता नहीं। बिल्कुल सही में। जी। तो हम लोग पैदल जाते थे और आते थे। तो घर से 5 किलोमीटर पैदल जाते थे रोज, और 5 किलोमीटर आते थे। तो कब जहाँ साहब तब लगता नहीं होगा कि स्कूल बहुत दूर है? हाँ, बिल्कुल नहीं लगता था। और इंटरेस्टिंग चीज तो ये है कि हमारे गांव और उस स्कूल के बीच में एक नदी है। तो ये जो 1.5 महीना 45 दिन होता है सावन और भादर का, उसमें वो नदी का आकार जो होता है वो 6 गुना बड़ा हो जाता है। तो आपको एक नाव उस समय मिलती थी, उस नाव पे आप बैठिए और 45 मिनट में दूसरे किनारे पे पहुंच जाएगा। तो कभी कभी ये भी स्थिति होती थी कि नाव आप पहुंचे, उससे 2 मिनट पहले नाव छूट गई। तो फिर हम लोग एक तौलिया रखते थे, है ना, पतली ऐसी तौलिया, आप देखते होंगे। जी, बिल्कुल। तो वो सर पे बांध लेते थे। एक शर्ट पैंट साथ में होता था, और किताब को, शर्ट पैंट और किताब को सर पे बांध लेते थे। और जिंदगी में 2-4 बार ऐसा भी मिला कि हम दोनों भाई, हमारे बड़े भाई साहब जो डॉक्टर हैं, दोनों भाई तैर के चले गए। 35 मिनट लगा, लेकिन वो भींगा नहीं, वो सर पे बंधा हुआ था। वो तो चूंकि नदी के किनारे के हैं तो वो कोई दिक्कत है नहीं तैरने में। तो 45 से 50 मिनट हम तैर जाते थे। लेकिन इतना डर था शिक्षकों का, या पढ़ाई के प्रति इतनी सिंसियरिटी थी कि हम तैर के फिर उस बगल जाते थे, फिर कपड़ा बदलते थे और फिर दौड़ के स्कूल पहुंच जाते। तो सच कहूँ झा साहब, लाल बहादुर शास्त्री का किस्सा मुझे याद है। बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही पढ़ाई के उनमें हमने पढ़ा है कि वो ऐसे भी कई बार गए हैं, नदी पार करनी पड़ती थी। बिल्कुल। तो सबसे पहले तो ऐसे माहौल में सैल्यूट करने की इच्छा होती है। थैंक यू। कि ऐसे गांव से निकलकर इतनी ऊंची पोस्ट पर आप आए हैं, लगातार और जमीन से जुड़े हुए। थैंक यू। ग्रेजुएशन करने के लिए फिर और दूर नेचुरली उसके बाद 12th के लिए हम अपने पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट चले गए। 2 साल वहां पे 12th किया। उसके बाद ग्रेजुएशन करना था तो धनबाद डिस्ट्रिक्ट में एक मैथन जगह है, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन वहां है। वहां पे हमारे मामा जी नौकरी करते थे। अच्छा। तो फिर वहां पिताजी ने कहा मामा के पास चले जाओ, वहां पढ़ो। वहां से ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन करके फिर गांव आ गए। कुछ समस्या थी तो गांव में 1 साल खेती किए। अरे, तब ग्रेजुएशन हो चुका था? हाँ, ग्रेजुएशन का एग्जाम देके और रिजल्ट 6 महीने में हमारे यहाँ आता है। जी। तो 6 महीने के बदले साल भर तक हम गांव में ही रह गए। तो ये कौन से सन की बात है, कुछ याद है?
90 की बात। 90 में हमारा एग्जाम हुआ था। जी। 90 में हम गांव चले गए, 1 साल खेती किए। छोटा भाई पटना में पढ़ रहा था, बीएससी कर रहा था। और बड़े भाई साहब तो खैर एमडी कर रहे थे, तो वो तो है ना हाई फाई पढ़ाई कर लिए थे। फिर पिताजी को लगा इसको क्यों गांव में रख रहे हैं, तो उन्होंने कहा जाओ पटना जाके तैयारी करो। अच्छा। तो फिर हम पटना आ गए। तो सीधे पहली जॉब आपकी बैंक में हो गई या? नहीं, इससे पहले मैं अपने राज्य सरकार में बिहार में टीचर में लगा था, शिक्षक में लगा था, प्राइमरी स्कूल के शिक्षक। तो फिर आपने बीएड वगैरह एसटीसी कुछ किया होगा ऐसा कुछ? नहीं, उस टाइम हमारे यहाँ जो श्री लालू प्रसाद यादव जी चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने एक ओपन वैकेंसी निकाली थी कि यदि आप ग्रेजुएट हैं तो टीचर का एग्जाम दे सकते हैं, प्राइमरी स्कूल के टीचर का। जी। तो उसमें कम्पीट कर गए थे, टीचर थे। लेकिन हमारे परिवार में 6 लोग हमसे पहले बैंक में थे। हाँ। तो हमारे यहाँ एक छठ पर्व होता है जो बहुत सभी लोग इकट्ठा होते हैं। जी। तो फिर हम जब छठ में पहुंचे तो एक दिन हमारे जीजाजी थे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में डीजीएम थे, डिप्टी जनरल मैनेजर थे, बुआ के दामाद। तो वो मजाक करने लगे, साला से ऐसे भी लोग मजाक करते हैं। बिल्कुल सही। लो मास्टर साहब आ गए, ये तो देश को सुधारने का ठेका लिए हैं, इनको बैंक में नहीं आना है। पता नहीं वो बात बुरी लग गई। तो मैंने अपने पिताजी को कहा कि मैं ये नौकरी छोड़ना चाहता हूँ। तो बोले क्या हो गया? मुझे ऐसे तैयारी करनी है। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं चलते हैं अपन, है ना, डिविजनल एजुकेशनल ऑफिसर जो है एजुकेशन ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, उनसे बात करते हैं, छुट्टी मांगते हैं। उनकी भी मेहरबानी हुई, 2 साल की मुझे छुट्टी मिल गई। तो फिर हम पटना वापस आए, पटना से तैयारी करके टीचर में लगे। 8 महीने बाद छुट्टी लेके फिर हम पटना आए और 1.5 साल में नौकरी लग गई बैंक में। ये पहला प्रयास था आपका बैंक? पहला प्रयास था। पहला प्रयास में 2 नौकरी लगी थी, एक वेस्ट बंगाल में लगी थी, इंडियन बैंक में, और स्टेट बैंक ऑफ इंदौर एक हुआ करता था पहले, जो 2010 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में विलय हो गया। तो स्टेट बैंक ऑफ इंदौर में मेरी नियुक्ति 1996 में मध्य प्रदेश में एक मंदसौर डिस्ट्रिक्ट में रामपुरा जगह है, वहां पे हुई। तो मैं क्लर्क कम कैशियर के रूप में नियुक्त हुआ। उसके बाद 2004 में मैं वहां से, हमारे यहाँ एक डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है ट्रेनी ऑफिसर का, ट्रेनी ऑफिसर बना। वहां से बॉम्बे गया, 1 साल बॉम्बे का सफर रहा। फिर घर के पास जाना था तो कलकत्ता चला गया 3 साल के लिए। फिर हमारे यहाँ एक रूरल पोस्टिंग का कंसेप्ट होता है कि आपको एक बार गांव में जाना होगा। अच्छा। तो जब कलकत्ता में मेरा प्रमोशन हो गया एज ए डिप्टी मैनेजर, तो मेरा ट्रांसफर मध्य प्रदेश में खरगोन डिस्ट्रिक्ट है एक, ओंकारेश्वर सभी जानते होंगे, है ना, ओंकारेश्वर के बगल में हो गया। लेकिन परिवार के सभी लोग रिलेटिव वगैरह दिल्ली सेटल हो रहे थे। तो मैंने अपना ट्रांसफर दिल्ली करवा लिया। जब बैंक मर्ज होने लगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, तो मैंने अपना ट्रांसफर दिल्ली करवा लिया। अच्छा। तो तब दिल्ली जब आप आए तब किस पद पर थे आप? डिप्टी मैनेजर था। वहां बन गए थे, स्केल 2 ऑफिसर था। अच्छा, बचपन से लगाकर बड़े होने तक कुछ चीजें हमेशा साथ रहती है, जैसे आपकी हॉबीज है, शौक है। तो झा साहब क्या शौक रहा बचपन, जब भी समय मिलता था क्या? गाना सुनते हैं, पुराने गाने सुनते हैं। तो घर में किसी को सुनने गाने का शौक था? बेटा को है, पिताजी तो गाते ही हैं, पिताजी तो बहुत अच्छा गाते थे, है ना। अच्छा। और छोटा भाई भी गाता है। तो घर में ये भजन कीर्तन होता है का माहौल रहा? हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो मैं सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगा, जब बचपन में आप बैठा करते थे कोई पूजा वूजा में, तो पिताजी का कोई भजन, कोई पंक्ति ऐसी कुछ याद है कि वो भजन आज तक मेरे दिमाग में रहता है? नहीं, पिताजी वाला ऐसा याद नहीं है? तो नहीं है। आप तो गाते हैं, लेकिन गाना तब से आपके मन में? हाँ, गाना सुनना तो। गाना आप कैसा सुनते, पुराने के नहीं? पुराने ही सुनते हैं। अगर मैं पूछूं कि जैसा साहब आपकी पसंद का गाना अभी हम सुनना चाहते हैं, उसकी 2 पंक्ति आप सुनाए हमें, एक रिक्वेस्ट हमारी आपसे। मैं गाता तो बढ़िया नहीं हूँ, लेकिन आप कहते हैं। जी, मैं आपसे इंतजार कर रहा हूँ। जो उनकी तमन्ना है बर्बाद हो जा, जो उनकी तमन्ना है बर्बाद हो जा, तो ऐ दिल मोहब्बत की किस्मत बना ले, तड़प और तड़प कर अभी जान दे दे। क्या बात है। यूं मरते हैं मर जाने वाले दिखा दे, जो उनकी तमन्ना है बर्बाद। सुन लेते यही गाना। तो ऐ दिल मोहब्बत की किस्मत बना दे, तड़प और तड़प कर अभी जान दे दे, यूं मरते हैं मर जाने वाले दिखा दे, जो उनकी तमन्ना है बर्बाद हो जा।
उनका तबस्सुम तेरे वास्ते है, न उनका तबस्सुम तेरे वास्ते है, न तेरे लिए उनकी जुल्फों के साए। तू बेआस फिर क्यों जिए जा रहा है, तू बेआस फिर क्यों जिए जा रहा है। जवानी में ये जिंदगानी लुटा दे, जो उनकी तमन्ना है बर्बाद हो जा। सितम या करम हुस्न वालों की मर्जी, सितम या करम हुस्न वालों की मर्जी। यही सोच कर कोई शिकवा न करना, सितमगर सलामत रहे हुस्न तेरा, सितमगर सलामत रहे हुस्न तेरा। यही उसको मिटने से पहले दुआ दे, जो उनकी तमन्ना है बर्बाद हो जा। तो ऐ दिल मोहब्बत की किस्मत बना दे, तड़प और तड़प कर अभी जान दे दे। यूं मरते हैं मर जाने वाले। जहाँ साहब पसंद आपकी बहुत अच्छी है। थैंक यू। और आप गाते भी बड़ा अच्छा है। थैंक यू। कभी घर में भाभी जी ने कहा है कि मेरे लिए गाना गाओ? नहीं, घर में तो वाइफ नहीं बोला करती है ना, वो थोड़ा मुश्किल का काम होता है। उनको लगता है रुक जाओ यार, मुझे काम करना है, क्या सुना रहे। जी जहाँ सर, ये हम यहाँ से ये जानना चाहते हैं आपकी कि बैंक की योजनाएं कौन कौन सी है जो आम आदमी के लिए, और जमाए ऋण, इस संबंध में कुछ आप जानकारी हमें दें। एक्चुअली भारतीय स्टेट बैंक 200 साल पुराना है जी, सबसे बड़ा। और बैंकिंग इंडस्ट्री का सबसे मुख्य काम जो है वह आपका जमा लेना है ना, आपका जमा लेना है। और जो आप जमा करते हैं उसी का 60 या 70% जो भी रिजर्व बैंक का दिशा निर्देश है वो हम लोन में बांटते हैं जी। तो जो आप डिपॉजिट देते हैं उस पर हमें ब्याज देना रहता है, उसके लिए हमें स्टाफ का एम्प्लॉयमेंट करना पड़ता है, उसके लिए हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा होते हैं, रेगुलर खर्चा है। तो अगर हम लोन नहीं देंगे तो बैंक बिल्कुल लॉस में चलेगा। तो फिर हम उसके लिए लोन देना चाहते हैं। डिपॉजिट में बहुत सारे स्कीम है। वो सबसे मुख्य तो अभी हमारे यहाँ बचत खाता है जी। और जैसा कि सबको मालूम होगा, जिनको नहीं मालूम है उनको मैं बताना चाहता हूँ कि स्टेट बैंक ने मिनिमम बैलेंस जो है सेविंग पर से हटा दिया है। अच्छा। तो अभी आपका बचत खाता अगर हमारे बैंक में है और अगर उसमें 0 है, 1 भी रुपया नहीं है, तो भी वो बचत खाता चल सकता है। अच्छा। है ना। केवल अगर आप चेकबुक इशू करवाना चाहते हैं, एटीएम इशू करवाना चाहते हैं, तो जो चेकबुक इशू चार्ज है जो बहुत छोटा सा है, 20 रुपया है, 27 रुपया है, अलग अलग के जी, उतना आप जमा कर दें तो आपको चेकबुक भी इशू हो जाएगा, एटीएम भी इशू हो जाएगा, है ना जी। ब्याज दर की जहां तक बात है तो सेविंग बैंक में आरबीआई के द्वारा ब्याज दर निर्धारित होता है जी, जो अब 2.70 है। तो ब्याज ना के बराबर कह सकते हैं, है ना जी। सेविंग के बाद एक रेकरिंग डिपॉजिट आवर्ती जमा खाता होता है जिसमें आप हर महीने आप अपनी इच्छा के हिसाब से 500, 1000, 2000, 3000 मासिक रूप से जमा कर सकते हैं। इसकी कोई लिमिट है? और आप अपना नहीं, कोई लिमिट है नहीं, करोड़ों रुपए जमा कर सकते हैं जी। और आप अपना एक टर्म चुन सकते हैं कि 1 साल के लिए, कि 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 5 साल के लिए जी। और उस 5 साल के बाद जो है वो रेकरिंग डिपॉजिट है तो कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से जोड़ के आपको वो मैच्योरिटी मिल जाती है। तो इनकी जो आप जब विड्रॉ करते हैं इस पे टैक्सेस वगैरह? हाँ, अब पहले नहीं था, 3 साल पहले तक नहीं था, लेकिन अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या भारत सरकार जो भी कहें, जिस तरह फिक्स डिपॉजिट के इंटरेस्ट पे भी टीडीएस लगता है जी, है ना। यदि आपका ब्याज 50,000 रुपया सालाना से ज्यादा है, अच्छा, तो ब्याज लगता है। सेविंग
आरडी और फिक्स डिपॉजिट सभी प्रकार के जमा का ब्याज अगर 50,000 रुपए से ज्यादा एक साल में है, तो आपको 10% या 20% आप जिस स्लैब में आते हैं, अच्छा, वो ऑटोमेटिक पैन कार्ड से, है ना, पकड़ लिया जाता है कि कितना इसका किस स्लैब में आएंगे, और उस स्लैब के हिसाब से आपका टीडीएस कट जाता है, बाकी का आपको भुगतान, वही कार्ड का ही भुगतान किया जाता है। जी हाँ जी। दूसरा जो व्यापारी हैं उनके लिए हमारे यहाँ चालू खाता है, जी, है ना, करंट अकाउंट उसको बोलते हैं। जी। उसमें आप नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, उसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। जी। जबकि बचत खाते में लिमिटेशन है, महीने के आप 3 ट्रांजैक्शन से ज्यादा करेंगे तो आपको चार्ज देना पड़ेगा। आप ज्यादा कैश जमा करेंगे तो आप इनकम टैक्स का आपको लेटर आएगा कि ये पैसा कहाँ से आया, कहाँ से नहीं आया। लेकिन अगर व्यापार करते हैं और चालू खाता है तो आप अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। जी। जैसा एक छोटा सा सवाल है कि विड्रॉ करें तो इसकी कोई लिमिट है? आम आदमी अगर विड्रॉ करना चाहे? नहीं, लिमिट नहीं है, लेकिन अभी भारत सरकार ने 1 लाख रुपए से ऊपर अगर आप विड्रॉ महीने में, एक महीने में अगर 10 लाख से ज्यादा का विड्रॉ करते हैं तो उस पर टीडीएस कट जाता है। जी। वैसे जमा कराएं तो 50,000 के बाहर जाने पर आपको रीजन देना पड़ता है? नहीं, कुछ भी नहीं। पैन कार्ड होना चाहिए आपके अकाउंट में, पैन नंबर फीड होना चाहिए, तो किसी रीजन की कोई जरूरत नहीं जी। है। अगर बचत खाता किसी सीनियर सिटीजन का है, जी हाँ, तो क्या उसको कुछ ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है? हाँ, उनको 0.50% बचत खाता में नहीं मिलता है। बचत खाता सबके लिए एक समान है। जी। अगर आपका फिक्स डिपॉजिट है और आप सीनियर सिटीजन है तो 0.50% आपको ज्यादा मिलेगा। जी। कुछ अगर आप बताना चाहें एफडी में कि 3 साल, 5 साल, 8 साल, 7 साल कितनी रहती है? नहीं, एफडी तो 1 साल के लिए जो है वो ब्याज दर है 5.30 जी, और 1 साल से 5 साल तक 5.40 है और 5 साल से ऊपर 5.50 है ना जी। हाँ, लेकिन अगर आप समय से पहले निकालते हैं तो फिर है ना, एप्लीकेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है उस पीरियड का, उस पे 1% कम मिलता है आपको। अच्छा, जो निर्धारित है? जी, जो निर्धारित है पहले तो वो मिलेगा आपका। 5% पे हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ, लेकिन 6 महीने में 2.5% है, तो 2.5% में भी 0.50 या 1% अलग अलग पीरियड के हिसाब से है जी, जो उसको कम मिलेगा जी। अच्छा, कई हमारे ऐसे भाई लोग हैं जो हर महीने मासिक उनको इनकम होती रहे बैंक में, ऐसी कोई स्कीम है कि एक मुश्त जमा करा दी, उसका ब्याज के रूप में उनको हर महीने मिलता है? वो हर वर्ग के लिए है। अगर 60 ईयर्स से बिलो के लोग हैं तो फिर हमारे यहाँ टर्म डिपॉजिट है, टीडीआर कहते हैं, टर्म डिपॉजिट। उसमें आप मंथली इंटरेस्ट ले सकते हैं। वो कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं होता है चूंकि उसमें, क्योंकि हर महीने आपको ब्याज ही मिल जाता है तो कंपाउंड होने का गुंजाइश ही नहीं रहता है। अच्छा, तो टर्म डिपॉजिट है जिसमें आप मंथली या क्वार्टरली या हाफ ईयरली, ईयरली, आप जैसा ऑप्शन ऑप्ट करेंगे उसमें आपको ब्याज मिल जाएगा। और जो 60 ईयर्स एंड अबव है तो वो तो भारत सरकार की स्कीम है, सारे बैंक में लागू है, वो है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। अच्छा, और ये बहुत अच्छा स्कीम है। इसमें 7.40 का इंटरेस्ट मिलता है, तो 2% ज्यादा मिल रहा है। आप एफडी कर रहे हैं 5.40 मिल रहा है, आप उसमें कर रहे हैं तो 7.40 लेंगे। सीनियर सिटीजन के लिए कोई लिमिट है कि इतना ही आप 15 लाख, मैक्सिमम 15 लाख कर सकते हैं, और मिनिमम 5 साल आपको रखना ही पड़ेगा। मंथली वाला स्कीम? हाँ, आपको मंथली ब्याज मिल जाएगा या क्वार्टरली मिल जाएगा, वो तो आपके ऑप्ट करने पे है। जी। लेकिन वो 5 साल आपको रखना पड़ेगा। मतलब 15 लाख अगर जमा कराएं तो उसको लगभग 7-7.5 हजार रुपए महीना मिल जाएगा। लेकिन इसकी लिमिट है 15 लाख। 15 लाख से ज्यादा आप इस स्कीम में जमा नहीं कर सकते। अगर फिर इससे ज्यादा कराना चाहे तो उसका ब्याज कम हो जाएगा? नेचुरली तो नॉर्मल फिक्स डिपॉजिट होगा। सीनियर सिटीजन तो खुलेगा ही नहीं, वो डिपॉजिट ही नहीं लेगा। वो भारत सरकार की स्कीम है जिसमें 1% ब्याज कम होता है। नहीं सर, इसमें तो आप ब्रेक ही नहीं कर। हाँ, अगर आप 15 लाख कर मैं अगर 45 लाख रुपए जमा कराना चाहता हूँ तो 15 लाख को चले गए हमारे सीनियर। 30 लाख रुपए आप फिक्स डिपॉजिट कर लें अलग अलग टर्म के। ये मंथली हमें वापस उसी तरह मिल सकता है? बिल्कुल मिलेगा सर, ब्याज केवल कम रहेगा, 2% ब्याज कम रहेगा। जी, बिल्कुल मिलेगा। जी। बैंक की जो ऋण योजना है खासतौर पे आम आदमी के लिए और किसान भाइयों के लिए कुछ खास होता है, हम बताएं। एक्चुअली ऋण योजना सबसे पहले तो क्या है कि जो भी नौकरी करते हैं और स्टेट बैंक में उनकी सैलरी आती हो, जी बताएं। तो उनको पर्सनल लोन दिया जाता है ना जी। तो वो सैलरी के हिसाब से पर्सनल लोन दिया जाता है जी। हाउसिंग लोन है, पेंशन लोन है ना, ये 3 तरह के लोन हैं, और कार लोन भी है। तो इनकी जो ऋण अदायगी है दोबारा, हाँ, क्या उसमें इंटरेस्ट अलग अलग रहता है सब में? हाँ, सबका अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट है। पर्सनल लोन महंगा है, पर्सनल लोन 10.75 है, कार 7.50 है, हाउसिंग 6.90 है जी, तो सबका है जी। अच्छा, एक जहां साहब हम सुना करते हैं लोन की जो इंटरेस्ट है ये फ्लोटिंग है या फिक्स है, ये कभी समझ में आती नहीं आम आदमी को। हाँ, एक्चुअली फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे तो बहुत कम लोन होते हैं, अभी सारे फ्लोटिंग पे होते हैं। फिक्स का मतलब है कि आज आपको हमने लोन दे दिया,
और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.40 है, तो लोन खत्म होने तक भी 7.40 ही रहेगा। अच्छा, लेकिन फ्लोटिंग रेट ज्यादा चलता है, 99% जो है वो फ्लोटिंग रेट है। आप क्या सुझाव देना चाहते हैं? फ्लोटिंग ही लेना चाहिए, फ्लोटिंग ही लेना चाहिए जी। एक डर हमेशा लगा रहता है, आरबीआई की जो पॉलिसीज हैं उसमें कुछ न कुछ बदलाव आते रहते हैं कि कभी ऐसा हुआ कभी वैसा हुआ। देखिए, आरबीआई की पॉलिसी के बदलाव में आपके धन को कहीं कोई क्षति नहीं पहुंचती, आपका धन सुरक्षित रहता है। अगर सरकारी बैंक है या बड़े प्राइवेट बैंक हैं, और स्टेट बैंक में तो सुरक्षित है ही, लेकिन जो 3 महीने वाली बात है कि 3 महीने पे उनका बैंक रेट चेंज होता है, बैंक रेट चेंज होता है ना, तो बैंक रेट से हमारा ब्याज दर प्रभावित होता है। अच्छा, क्योंकि हमें रिजर्व बैंक फंड प्रोवाइड करती है लोन देने के लिए, आपका पैसा जमा होता है, उसमें से कुछ अंश मुझे सीआरआर और एसएलआर है ना, ये करीब 30% होता है, वो हमें आरबीआई को देना पड़ता है। वो इसलिए देना पड़ता है कि आपका धन अगर बैंक की स्थिति खराब हो तो 30% पैसा तो आरबीआई के पास है जी। उसी 30% में फिर हमें या रिजर्व बैंक के पास जो पैसा होता है वो हमें वो प्रोवाइड कराता है कि लीजिए आप पब्लिक को लोन दीजिए। अच्छा, अब वो अगर उनका रेट बैंक रेट सस्ता है तो हमारा ब्याज दर सस्ता होता है, अब बैंक दर अगर महंगा है तो हमारा ब्याज दर महंगा होगा। अगर हमें रिजर्व बैंक से महंगे दर पे पैसा मिलेगा तो निश्चित रूप से हम ब्याज दर ज्यादा करेंगे तो ही बैंक का प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगा। जी जी, तो इतना सा प्रभावित होता है। लेकिन पिछले 5 सालों में तो रिजर्व बैंक ने हमेशा रेट कम ही किया है, इसलिए अभी सारे लोन जो हैं इतना सस्ता मिल रहा है जितना सस्ता हमने बैंक में तो कभी नहीं सोचा था कि 6.70 पे हाउसिंग लोन का हाउसिंग लोन मिल जाएगा। जी जी। अच्छा, पॉलिसीज जो अलग अलग हम सुनते रहते हैं, अक्सर लोगों में एक डर रहता है कि अगर बैंक ऐसा हुआ तो आपको 1 लाख रुपए ही मिल पाएगा या 5 लाख ही मिल पाएगा, चाहे आपकी डिपॉजिट कितनी हो। अभी उसको 5 लाख बढ़ा के कर दिया गया, इसीलिए मैं तो सबको यही सलाह दूंगा कि छोटे छोटे बैंक जो आपको 8% 10% ऑफर कर रहे हैं, कृपा करके वहां जमा नहीं करें, क्योंकि वहां जमा करने पे उस बैंक को कभी भी खतरा हो सकता है। और फिर अगर आपका 1 करोड़ है तो 5 लाख ही आपको मिलना है, 95 लाख से तो आपको है ना जी संतोष ही करना पड़ेगा। पिछले 2-3 सालों में बड़ी बड़ी घटनाएं हुई तो एक डर सा बैठ गया है। अच्छा, सरकार द्वारा संचालित जो योजनाएं, जी हाँ, उनकी सुविधाएं आपका बैंक किस तरह से उपलब्ध करवाता है? देखिए, सरकार द्वारा संचालित योजना में सबसे जो पहली योजना है, मैं सबको बोलूंगा कि जिनकी आय 6 लाख तक है ना, वो हाउसिंग लोन जरूर लें, क्योंकि 6 लाख तक की इनकम है ना, एनुअल इनकम बोल रहा हूं, अगर वो हाउसिंग लोन लेते हैं तो उनको इंटरेस्ट सब्सिडी के रूप में भारत सरकार 2,67,000 रुपए देती है। अच्छा, है ना जी। इसकी पॉपुलैरिटी हुई तो है, लेकिन हमारे हिंदुस्तान में जितना होना चाहिए उतना नहीं हुआ है, तो लोग अभी हाउसिंग लोन लेने से कतराते हैं कि मेरे पास पैसा है, चलो ना है ना, थोड़ा सा अभी बना लेते हैं, थोड़ा 5 साल बाद बनाएंगे। अगर वो हाउसिंग लोन ले लेते हैं तो 2,67,000 तो उनको ब्याज की सब्सिडी ही मिल रही है, जो फर्स्ट ईयर में ही मिल जाती है या सेकंड ईयर में मिल जाती है। जी है ना। उसके बाद अगर आप इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं तो जो आपको हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट 2 लाख तक लगता है, वो आपके इनकम में सीधा सीधे तौर पे उतना हो जाता है, लेस हो जाता है। उसके बाद ही जो बचा इनकम है वो इनकम टैक्स के लिए एलिजिबल होता है। तो अगर आप 20% के स्लैब में हैं तो 40,000 रुपया तो सालाना आपको हाउसिंग लोन लेने से इनकम टैक्स कम लग रहा है, 2,67,000 वो मिल गया। तो हाउसिंग लोन जो है वो बहुत अच्छी स्कीम है। उसके अलावा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है जो व्यापारियों के लिए है ना, और थैंक्स टू आवर प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने ये बहुत अच्छी योजना निकाली है। और ये हर व्यापारी के लिए है, जो व्यापार शुरू करना चाहते हैं उनके लिए भी, और जो व्यापार कर रहे हैं उनके लिए भी। अच्छा, है ना। अगर आप व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो आपने अपना फर्म बनाया, फर्म का रजिस्ट्रेशन कराया, आपने एक एस्टिमेटेड प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट चार्टर अकाउंटेंट से बनवाया, और आप 10 लाख तक का लोन जो है बिना किसी कोलेट्रल के, बिना किसी गारंटी के ले सकते हैं और व्यापार शुरू कर सकते हैं। इसके लिए बताइए ना सर, बिना अगर गारंटर के ये लोन मिलता है किसी व्यापारी को, तो उसको फॉर्मेलिटीज क्या क्या चाहिए? फॉर्मेलिटी कुछ नहीं, आपका फर्म होना चाहिए, फर्म का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अच्छा, कोई शॉप आपकी अपनी होनी चाहिए या किराए पे होनी चाहिए, और आपके पास व्यवसाय करने की इच्छा होनी चाहिए। व्यवसाय करेंगे तो ही मिलेगा। क्या मांगते हैं? तो डॉक्यूमेंट मांगते हैं जो चार्टर अकाउंटेंट बता देता है कि सपोज आप एक किराना दुकान करना चाहते हैं तो वो बताता है कि ये इस इलाके में दुकान है, अगर ये 10 लाख रुपए का सामान खरीदेगा तो यह 1 वर्ष में 1 करोड़ का सामान बेच देगा। अच्छा, 1 करोड़ का सामान बेचेगा तो इसको 15 लाख रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये एक
बैलेंस शीट बना दी जाती है, जिसके आधार पे हमारे बैंक के अधिकारी निरीक्षण करने जाते हैं और हम व्यक्ति से भी मिलते हैं। व्यक्ति से भी बात करने से थोड़ा सा समझ में आता है कि सही में ये व्यापार करेंगे या नहीं करेंगे, और अगर लगता है कि ये व्यापार करेंगे और व्यापार चलेगा तो फिर हम उनको बिना किसी गारंटी के, बिना किसी कोलेट्रल, है ना, सिक्योरिटी के 10 लाख तक का लोन दे देते हैं। जैसा ये बहुत सफल रहा है, हिंदुस्तान में बहुत सफल रहा है। ये सफल रहा है और रहने वाला भी, आने वाले कई सालों। इतनी अच्छी अगर सुविधाएं दिलवा सकते हैं तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ही दिलवा सकते हैं, और अच्छा है ये। जैसा एक और डर रहता है कि आपकी बैंक बहुत बड़ी विशालतम बैंक उनमें से एक है, कि बैंकों के चक्कर बहुत काटने पड़ेंगे हमें, तो क्या वाकई चक्कर काटने पर ही कुछ लोन मिलता है या सुविधाएं मिलती? नहीं, लोन लेने के लिए चक्कर काटने की बात तो नहीं है, ये एक गलतफहमी है जी। अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन ही नहीं है, आपके पास शॉप ही नहीं है, या मान लीजिए 10 लाख रुपए आपको बैंक देगी तो आपको अपने तरफ से 10,000 रुपए भी लगाने को नहीं है, या आपको एक्सपीरियंस नहीं है, जो बिजनेस आप करना चाहते हैं उसका किसी भी तरह का अनुभव नहीं है, है ना, कोई बड़ा सा आप प्रोजेक्ट लगाना चाहते हैं जिसका ना तो आपको डिग्री है उस संबंध में, ना तो उसका एक्सपीरियंस है, तो बैंक अवॉइड करना चाहती है और उसी को चक्कर का नाम दिया जाता है ना। ठीक है, आपके पास 100 लोग आए और उसमें से 90 लोगों का आपने काम कर दिया, तो 90 लोगों से 2 लोग कहने वाले होते हैं कि बहुत अच्छा काम हुआ, लेकिन जो 10 लोगों का काम आपने नहीं किया तो कम से कम वो 1000 आदमी को ये कहने जरूर जाता है बैंक वाले हैं वो तो चक्कर लगाते हैं। लेकिन साहब अगर चक्कर लगाते तो मुद्रा योजना में हमने करीब 50 लाख लोगों को लोन दे दिया है। 50 लाख बहुत बड़ी संख्या बता रहे। 50 भैया मैं केवल राजस्थान की बात कर रहा हूँ सर, मैं देश की बात नहीं कर रहा हूँ। जी राजस्थान को लेकर तो और भी आप गांव में चले जाएं, एक गांव में अगर 100 फैमिली है तो उसमें से 40 लोगों ने मुद्रा लोन ले लिया है, तो अगर चक्कर कटवाना होता तो नहीं, ये संभव ही नहीं होता। लेकिन कहने वाले तो हमेशा कहेंगे कि भाई हर एक को संतुष्ट करना किसी के बस की बात है भी नहीं। और एक और चीज है, हर संस्था और हर व्यवस्था के विरोध में आलोचनात्मक बातें होनी रहनी चाहिए, तो ही हमारा विकास होता है। इसलिए अगर कोई हमारी शिकायत करता है, बुराई करता है, तो हमें लगता है कि हम देखते हैं इस बुराई में अगर कोई सच्चाई है तो उसको हम दूर करके और हम अपनी सर्विस को, हम अपने नाम को, हम अपने इमेज को आगे तो बढ़ाएं। बिल्कुल सही कहा आपने कि दोस्ती जब किसी से की जाए दुश्मनों की भी राय ली। बिल्कुल सर। जी, सब्सिडी के बारे में कुछ जानना चाहते हैं। सब्सिडी और डायरेक्ट जो बेनिफिट है वो कैसे अकाउंट में जाता है और कैसे? देखिए, डायरेक्ट बेनिफिट तो इंडिया गवर्नमेंट की स्कीम है और उसमें सबसे अच्छी बात है कि 2-3 सॉफ्टवेयर लॉन्च हुए अलग अलग स्टेट में, अलग अलग तरह के। उस सॉफ्टवेयर में गवर्नमेंट पोर्टल और हमारे पोर्टल में इंटीग्रेशन है, वो अपलोड कर देते हैं। हम उसका केवल जर्नल नंबर फेच करते हैं तो डायरेक्ट उनके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। जी, अभी बैंक खुद इंसिस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड वगैरह के लिए, स्कीम्स के लिए। ठीक है, एक्चुअली फिक्स डिपॉजिट का ब्याज दर बहुत कम हुआ तो बहुत सारे इन्वेस्टमेंट स्कीम है, जैसे म्यूचुअल फंड है, हमारा SBI लाइफ है, SBI जनरल जो इंश्योरेंस कवर करता है ना, प्रधानमंत्री जनधन योजना है जिसमें 330 रुपए में 2 लाख का इंश्योरेंस मिलता है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है जिसमें 12 रुपए में 1 लाख का मिलता है ना। तो ये सारी इसकी भी कुछ बात आप जरूर बताएं हमें चलते। नहीं, इंश्योरेंस से भी हमारे हिंदुस्तान में लोग हैं नहीं, तो हमें कुछ हो जाता है तो हमारी फैमिली को तकलीफ होती है। 90% डिपार्टमेंट में कंपनसेटरी ग्राउंड पे कोई आजकल जॉब मिल नहीं रहा है। बिल्कुल सही। तो आप इंश्योरेंस तो ये है कि आप 1000, 1200, 1300, 1500, 15,000 अपनी क्षमता के हिसाब से एक टर्म प्लान ले लें कि खुदा न खास्ता अगर हमें कुछ हो जाता किसी कारणवश तो हमारी फैमिली को 1 करोड़, 2 करोड़, 25 लाख, है ना, जितना पैसा वो मिल जाए, ताकि उनका जीवन, हम तो वापस नहीं आएंगे लेकिन उनको आर्थिक रूप से किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं हो, उनका जीवन सुचारू रूप से चले। जैसा बातें तो बहुत है लेकिन समय की कमी है। थैंक यू। तो श्रोताओं को बता दें कि आज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मुख्य शाखा जोधपुर के सहायक महाप्रबंधक विभाष चंद्र झा साहब हमारे साथ थे, लेकिन इनसे वादा लेते हैं कि समय जब भी मिलेगा दोबारा इनसे फिर जल्दी मुलाकात होगी। फिलहाल झा साहब आप पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू, आपने समय दिया, धन्यवाद।